अब हर पदार्थों का रेजिस्टेंस होता है, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, सबका रेजिस्टेंस होता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसके अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो होता? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक इनका रेजिस्टेंस है। इतना अधिक इनका रेजिस्टेंस है कि ये पूरा करंट को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। सूखी लकड़ी में करंट क्यों नहीं बहता? उनका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो इस तरह से जिनके अंदर करंट फ्लो होता है वे कुछ एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए। तो उसमें आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है और सिल्वर है। सिल्वर में सबसे अच्छा करंट फ्लो होता है। अब ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो प्रतिरोध होते हैं, मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से कारक होते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। तो वो 3 फैक्टर होते हैं मेन, जो किसी पदार्थ के प्रतिरोध को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। 3 कारक होते हैं मेन। पहला ये 4 फैक्टर दिए हुए हैं। पहला लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और चौथा टेम्परेचर, तीसरा टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। ये 4 फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो किसी पदार्थ के रेजिस्टेंस को, किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ वायर। किसी पदार्थ का, किसी मटेरियल का लेंथ अगर आप बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और अगर आप लंबाई घटा देंगे तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। मान लीजिए आयरन है, तो 2 मीटर आयरन का जो प्रतिरोध है वो कम होगा, और उतने ही मोटा तार अगर हो, लंबाई आप बढ़ा दीजिए, 100 मीटर कर दीजिए, 50 मीटर कर दीजिए, तो जितनी आप लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसका प्रतिरोध उतना ही बढ़ता जाएगा। यही कारण है, यही वजह है कि जिनका घर ट्रांसफार्मर के बिल्कुल करीब है, उनके यहाँ अच्छा वोल्टेज आता है, उनकी लाइट अच्छी चलती है, पंखे उनके अच्छे चलते हैं। और जिनका तार, जिनके घर में लाइन बहुत दूर से, बहुत लंबा तार लेकर के आप आते हैं, तो वहाँ तक आते आते वोल्टेज डाउन हो जाता है। करंट के कम हो जाने के कारण पंखा और बल्ब ये स्लो जलने लगते हैं। क्या इसका कारण है? इसकी वजह यह है कि तार की लंबाई बढ़ गई, तो तार जितना लंबा होगा उतना ही उसका प्रतिरोध अधिक होगा। प्रतिरोध अधिक होगा तो करंट में रुकावट पैदा होगी, करंट कम हो जाएगा, आपके फैन या बल्ब जो भी चीज़ें हैं वो स्लो हो जाएंगी। तो मान लीजिए L मीटर लंबे तार का प्रतिरोध R है, तो R प्रोपोर्शनल L के, R प्रोपोर्शनल L के। लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार की लंबाई घटाएंगे
तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा। सीधा संबंध होता है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एल बढ़ाएंगे लंबाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा आप देख लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अभी ये 2 वायर है, देखिए ये 2 वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ, इसकी जो एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हुआ। तो तार अगर मोटा होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा होगा और तार अगर पतला होगा तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लिख रहे हैं ए से। तो तार की मोटाई अगर ज़्यादा होगी, अधिक होगी, किसी तार की मोटाई अगर हम बढ़ा दें तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा और तार की मोटाई को घटा दें तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूर से अपने घर में लाइन का तार अगर आप ला रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि करंट हमको अच्छा मिले, वोल्टेज अच्छा मिले, तो आपको मोटा तार आपको लगाना पड़ेगा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, अधिक होगा, तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा और प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो करंट आपको अच्छा मिलेगा। तो मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दूसरा देखिए ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है तार का। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती उल्टा रिलेशन होता है। ये 1/a, आर प्रोपोर्शनल 1/a, आर 1/a के प्रोपोर्शनल है, मतलब ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया घटाएंगे, तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा और ये अगर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है किसी तार का रेजिस्टेंस। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को आप मिला दीजिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो आर प्रोपोर्शनल L/A। प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब आप हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। तो R = रो L/A, जहां रो क्या है अबूजर? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम किसी तार का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस किसी पदार्थ का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं बताता है रेजिस्टेंस, मगर ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वे किसी भी कंडक्टर के लिए ये फिक्स होता है। आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा, एल्युमिनियम का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा, कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर आपको बता दिया जाए तो आप ये बता देंगे कि ये कौन सा मटेरियल है। तो सबका, जितने भी चालक होते हैं, जितने भी कंडक्टर होते हैं, सबका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। मगर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस तो कोई आप मान लीजिए आयरन आप ले लीजिए,
1 मीटर आयरन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 2 मीटर आयरन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा, 10 मीटर आयरन का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। तो ये लंबाई या चौड़ाई के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है यार, मगर ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये तार की लंबाई और चौड़ाई पर ये डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा आइए बताते हैं। तो किसी तार की लंबाई 1 मीटर ले लें और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो इसको 1 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, तो R इक्वल टू रो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी पदार्थ की लंबाई, कोई हम पदार्थ लें या कोई कंडक्टर लें, उसकी लंबाई 1 मीटर लें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को 1 स्क्वायर मीटर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मान लीजिए आप आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो 1 मीटर लंबे आयरन का तार और 1 स्क्वायर मीटर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जो तार लेंगे वो 1 मीटर लंबा लेंगे और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर होगा। तो जो उसका रेजिस्टेंस निकल करके आएगा, मान लीजिए वो आयरन है, तो जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो आयरन का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा। तो चूंकि आपने लंबाई को 1 ले लिया है, फिक्स कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया को आपने फिक्स कर दिया, तो भले ही वो तार कापर का 100 मीटर लंबा हो या आयरन का, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी हो, आप उस 100 मीटर में से 1 मीटर आप काट लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मीटर ले लीजिए। अब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। यहाँ देखिए दोनों की जगह 1 कर दिया तो आगे बढ़ गया। तो ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ ये किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गया। अब इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट आप देख लीजिए, यहाँ से दिखाई दे रहा, यहाँ से, तो R इक्वल टू रो L बाई ए, तो रो इक्वल टू हो जाएगा R इंटू L बाई ए को इक्वल के इधर लाएंगे तो ये A ऊपर हो जाएगा और L नीचे हो जाएगा। तो R का हो गया ओम और ये एरिया का मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर और लेंथ का मीटर। इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो इसका जो यूनिट हो गई ओम और मीटर, ओम मीटर, ये ओम मीटर हो गई। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हुई अब सर? ओम मीटर। ठीक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट ओम मीटर हो गई और रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो अगर ये समझ गए तो मैं आगे चलूं। किसी रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले ये 2 फैक्टर हो गए और तीसरा फैक्टर जो है टेम्परेचर का होता है। टेम्परेचर से भी किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस अफेक्टेड होता है। तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं मटेरियल जिनका टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ा देने से उसका रेजिस्टेंस घट जाता है। तो वे मटेरियल जिनका रेजिस्टेंस, जिनका टेम्परेचर बढ़ा देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उनको हम कहते हैं PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। PTC उनको हम कहते हैं, PTC। ये PTC टेलीविजन में भी लगता है। इसका जब टेम्परेचर जब बढ़ता है
तो उसका रेजिस्टेंस घट जाता है, और टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। करंट को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है पीटीसी। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट NTC। तो ये टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड करता है। कोई कंडक्टर अगर है, सुचालक है, जैसे मान लीजिए आप आयरन है, तो जो गुड कंडक्टर होते हैं उनका भी टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि करंट जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है ना, तो चार्ज के बहने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो चार्ज जितना फ्लुएंटली बहेगा करंट उतना ही अच्छा बहेगा उसमें। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो चूंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम के ऑर्बिट से, एटम के जो ऑर्बिट होती है, आखिरी ऑर्बिट, उस आखिरी ऑर्बिट से ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये उस एटम को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, मगर उस पदार्थ को, उस मटेरियल को छोड़ करके बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे ही एटम को छोड़ करके बाहर निकलते हैं, आखिरी ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन उस एटम को छोड़ करके बाहर निकलते हैं, तो उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब फिर पॉजिटिव और निकलने वाला इलेक्ट्रॉन निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है, और वो फिर उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ। मगर अब वो ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो उसी पदार्थ में इधर उधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे। जब हम दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बहने लगते हैं, एक डायरेक्शन में बहते हैं। जब हम इस पर अप्लाई नहीं करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका डायरेक्शन कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में जाएगा, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में। तो उसका जो नेट इफेक्ट होता है, चार्ज के बहने से करंट प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि ये चार्ज चारों डायरेक्शन में बह रहे हैं, चारों के हर डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो नेट करंट जीरो हो जाता है। कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है तो कोई दूसरा इस डायरेक्शन में बह रहा होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की इस डायरेक्शन में फ्लो होने से जो करंट बनेगा और इस इलेक्ट्रॉन के इस डायरेक्शन में फ्लो होने से जो करंट बहेगा, दोनों करंट अपोजिट फ्लो होगा और वो एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह से नेट करंट इसमें ज़ीरो होता है। मगर जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, बैटरी से पॉजिटिव निगेटिव जब आप जोड़ते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होने लगता है तो उसके अंदर जो है करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की स्पीड भी जो है बढ़ जाती है, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में जो है इनका टक्कर भी जो बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाती है कि ये आपस में जो टकराने लगते हैं ये, और इनके आपस में टकराने के वजह से इनकी चलने में रुकावट पैदा होती है, तो करंट कम हो जाता है। करंट के कम हो जाने का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो जो विद्युत के चालक होते हैं उनका तापमान आप बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मगर जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक, उनका तापमान जब आप बढ़ाएंगे तो उनकी विद्युत चालकता बढ़ेगी, इसलिए कि इनके अंदर बॉन्ड बनते हैं। जर्मेनियम या सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, और जर्मेनियम या सिलिकॉन के अगल बगल के जो, जैसे मान लीजिए ये है,
ये 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी 4 होती है। तो अब यहाँ जो दूसरा एटम है इसकी भी वैलेंसी 4 होगी, तीसरा एटम है इसकी भी वैलेंसी 4 होगी, ये एटम इसकी भी वैलेंसी 4 होगी। यहाँ देखिए इसकी भी वैलेंसी 4। तो अब ये इससे बांड बना लेंगे, ये इससे बांड बना लेंगे, ये इससे बांड बना लेंगे, ये इससे बांड बना लेंगे। तो अगल बगल के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल से मिल करके इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन से मिल करके बांड बना लिए। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहते हैं, वो सब बगल वाले से मिल करके बांड बना लेते हैं। मगर रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर या 25 डिग्री से ऊपर रूम टेम्परेचर, मान लीजिए 30 डिग्री या 31 डिग्री है, रूम टेम्परेचर पर कुछ बांड ये टूटते हैं। तो एक बांड अगर टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तो कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर ये फ्री हो जाते हैं जो करंट को फ्लो कराते हैं। इसलिए जो सेमीकंडक्टर होता है वो इसको सेमीकंडक्टर इसलिए कहते हैं कि विद्युत के न बहुत अच्छे चालक होते हैं न बहुत अच्छे कुचालक होते हैं। जब हम इसका तापमान जब हम इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो इसके और बांड टूटते हैं, अधिक से अधिक बांड इसके टूटने लगते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। और एक बांड टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और चूंकि यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही विद्युत धारा को करंट को फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी इस बांड के टूटने से, तो करंट बहाने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो मतलब ये होगा कि सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो इनकी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। मगर जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लोहा, सोना, तांबा, पीतल, इनके टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करेंगे तो इनका जो कंडक्टेंस है, करंट को बहाने की जो क्षमता है वो कम होगी, इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस घटेगा, विद्युत चालकता घटेगी। तो ये टेम्परेचर पर बात हो गई। अब इसके बाद चौथा फैक्टर नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल या काइंड्स ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग मटेरियल का, या आप यूँ कहें कि अलग अलग मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम सुचालक की बात करें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर अच्छा करंट फ्लो होता हो, जो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। अब एग्जाम्पल अब मैं ले लूँ, मैं 4 मेटल में ले रहा हूँ। एक में ले लूँ आयरन, दूसरा ले लूँ एल्यूमिनियम, और तीसरा ले लूँ कॉपर, और चौथा ले लूँ सिल्वर। ये जी सिल्वर ले लूँ। आप 1 मीटर आयरन ले लीजिए, 1 मीटर एल्युमिनियम ले लीजिए, 1 मीटर कॉपर ले लीजिए, 1 मीटर सिल्वर ले लीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप सेम ले लीजिए, 1 ले लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 ले लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि आयरन का रेजिस्टेंस इन तीनों में सबसे अधिक होगा। एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस आयरन से थोड़ा कम होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस एल्युमिनियम से कम होगा, और चांदी का जो रेजिस्टेंस है सिल्वर का, ये इन तीनों में सबसे कम होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। तो अब जरा बताओ सबसे अच्छा करंट किसमें फ्लो होगा? किसमें? सिल्वर में। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, ठीक ना? तो रेजिस्टेंस जब कम है तो इसके अंदर अच्छा करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को क्या करता है? रोकता है, ठीक? तो अगर आपको अपने घर में अगर वायरिंग करानी है, आप चाहते हैं कि रेजिस्टेंस बिल्कुल ना बने, बहुत कम बने रेजिस्टेंस, तो आप चांदी के वायर करा लीजिए, मगर बहुत महंगा पड़ जाएगा। आप देखिए, एक पोल से दूसरे पोल के बीच जो तार लगे हुए होते हैं, वो तार आयरन के नहीं लगे हुए होते हैं, बल्कि एल्युमिनियम के लगे होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस आयरन की तुलना में कम होता है। तो आयरन और एल्युमिनियम में अच्छा करंट किसमें फ्लो होगा बताओ? एल्युमिनियम में अच्छा करंट फ्लो होगा, क्योंकि एल्युमिनियम का रेजिस्टेंस कम है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो ये 4 फैक्टर हैं जो किसी पदार्थ के, किसी मटेरियल के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। ये 4 फैक्टर होते हैं।